मित्रों नमः शिवाय। गुरु का बकरी होना, तुला राशि के जो जातक हैं इसका प्रभाव आने वाले दिनों में, आने वाले समय में कैसा होगा। गुरु 11/11/2025 से लेकर और 11 मार्च 2026 तक 120 दिन के लिए बकरी हो गए। गुरु 19 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से गोचर करते हुए कर्क राशि में आए थे। तुला राशि के जो जातक हैं उनके 10वें भाव में कर्क राशि है, और जब गुरु यहाँ पर आए तो ये उच्च के हो गए। गुरु की उच्च की राशि है कर्क राशि, यहाँ पर उच्च के हो गए। पहले यहाँ पर गोचर कर रहे थे तो अलग अलग भावों को प्रभावित कर रहे थे, इस भाव के साथ साथ अलग अलग भावों को प्रभावित कर रहे थे। और जब गुरु आगे चले गए कर्क राशि में तो यहाँ पर रहेंगी ये 4 दिसंबर तक। 4 दिसंबर के पश्चात गुरु फिर से वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे, बकरी अवस्था में ही मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो यहां पर जो बैठे हुए हैं इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, पर बकरी अवस्था में गुरु अपने पीछे की जो राशि है उसको भी प्रभावित करेंगे जहां से आए हैं। तो ये भाव भी प्रभावित हो रहा है, पहले भी हो रहा था जब गुरु यहां थे, गोचर कर रहे थे। 15 मई 2025 से गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं, तब से लेकर के अभी तक इस भाव को प्रभावित कर रहे थे। और फिर उसके बाद आगे बढ़ गए, कर्क राशि में उच्च के हो गए 10वें भाव में, तब भी पीछे के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो गुरु जब कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो पीछे के भाव को प्रभावित करता है। दूसरी बात कि कोई ग्रह जब बकरी होता है तो 3 गुना फलों में वृद्धि हो जाती है, चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। तो ये स्थिति अभी जो तुला राशि के जातकों की चंद्र राशि के आधार पर जो कुंडली है उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। समय सबका आता है, किसी का आज, किसी का कल, किसी का परसों, समय सबका बदलता है। कहावत है ना कि घूरे के भी दिन बदलते हैं, समय सबका बदलता है। और उस समय को पहचानने के लिए हम जन्म कुंडली देखते हैं, ग्रह गोचर देखते हैं। तो यहां पर ग्रह गोचर के अनुसार ही मैं आपसे बातें कर रहा हूं, पर इसके पहले ये तो गोचर कुंडली है, इसके पहले हमें अपनी जन्म कुंडली देख लेना चाहिए। जन्म कुंडली जो है जन्म के समय ही निर्मित हो जाती है। उस कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा निश्चित रूप से चलती होगी, और जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है उसका प्रभाव हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है और लंबे समय तक रहता है। वो भोग काल है। वो गोचर कुंडली में ग्रह आते हैं और चले जाते हैं। जैसे 19 अक्टूबर को यहां पर आए, अब वापस चले जाएंगे फिर 11 मार्च के बाद आएंगे फिर से। मंगल ऐसे 1.5 महीने में राशि परिवर्तन, बुध 22 दिन में, शुक्र 25 दिन में, सूर्य 1 महीने में। तो ये समय का जो चक्र है एक राशि से दूसरी राशि बदलते रहता है और ये अस्थायी रूप से फल प्रदान करते हैं। पर यह प्रभावहीन नहीं होता, प्रभावी होता है। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, ये तो और उत्तम हो गया। या इनके मित्र राशि की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो वो भी ठीक है, उसे देखना जरूरी है। और जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह एक अच्छा योग बना रहा है जिसकी हम बात करें उस समय, अभी की बात करते हैं तो गुरु को देख लेते हैं
कि जन्म कुंडली में गुरु किस भाव में है, किस भाव के स्वामी है, कितने अंश पर हैं, उनको भाव बल कितना प्राप्त हो रहा है। यहां तो अच्छा दिख रहा है लग्न कुंडली में, लेकिन जब हम नवमांश कुंडली में जाते हैं तो वहां स्थितियां कुछ और हो जाती हैं, वहां अशुभ हो जाता है। इस कारण से भी महादशा, अंतरदशा, कुंडली के अनुसार और गोचर का फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? समय समय पर व्यक्ति को करते रहना चाहिए, जिससे समय अनुकूल रहे। जीवन में दुख क्यों आते हैं? हमारे जन्म जन्म के जो संचित कर्म हैं वो वर्तमान जीवन में हमारे दुख का कारण है, और उन दुख के कारण को हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि पिछला समय कैसे था, अभी कैसे होगा, आगे कैसे होगा। उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। 100% नहीं होता, 70-75% तक हम उसे अनुकूल बना सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम गोचर कुंडली में, कि गोचर में कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ चल रहा है, जिसकी मैं अभी जैसे बातें कर रहा हूं। क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न ये रहता है कि गुरुजी आप जो बताए वो फलीभूत नहीं हुआ। अज्ञानतावश अपनी जन्म कुंडली को नहीं देखे, अष्टक वर्ष सारणी को नहीं देखे। अष्टक वर्ष सारणी भी महत्वपूर्ण है, उससे हमें भाव के बल का पता चलता है। भिन्नाष्टक वर्ग है, एक ग्रह के लिए हम देते हैं, एक एक ग्रह किस स्थिति में आएंगे पता चल जाता है। तो यहां पर इस प्रकार से लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टक वर्ग सारणी और भिन्नाष्टक वर्ग सारणी, ये 5 कुंडली को जब हम देख लेते हैं तो हम एक रास्ते पर आ जाते हैं कि ये ग्रह हमें शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। ये कमजोर अवस्था में है तो उसे हम बलि कैसे बना लें। थोड़ी सी बात मैं अष्टक वर्ग की भी करूंगा इसी वीडियो में। चलिए विषय पर आते हैं। सबसे पहले गुरु का गोचर जो है यहां पर 19 अक्टूबर से चल रहा है और 11 नवंबर 2025 को गुरु यहां पर बकरी हो गए कर्क राशि में। बकरी होने के साथ साथ ये पीछे के भाव के भी फलों में बढ़ोतरी करेंगे। पीछे का भाव जो है ये धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्येश है। भाग्य हमारा कितना साथ देगा, धर्म के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, ये सब कुछ जो है आपको इन क्षेत्रों में आपकी बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो ये भाव जो है दशम भाव, ये हर कुंडली में होता है, राशियां बदल जाती हैं, भाव वही रहता है। ये भाव जो है ये कर्म भाव है, राजनीति का भाव है, उच्च पदों का भाव है, IAS IPS इंडियन लेवल की सर्विसेज जो हैं, बड़े बड़े पद जो हैं और बड़े उद्योगों का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, इसका भाव है। तो यहां पर गुरु बकरी हो गए तो पहले तो यहां पर ऐसे लोग जो जितनी मैं बातें कर चुका हूं उन लोगों को फायदा होगा। उद्योगपति जो हैं उनका उद्योग अच्छे से चलेगा। राजनीति से जो लोग जुड़े हैं राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। उच्च पद में जो पदासीन लोग हैं, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो पहले तो इस भाव को जागृत करेंगे। अब मैं अष्टक वर्ग की बातें करूंगा इसके बाद। अब यहां पर गुरु बैठे हैं तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु की जहां दृष्टि पड़ती है वो अमृत दृष्टि बनती है, गंगा जल की तरह पवित्र। वो भाव और वो राशि भी पवित्र हो जाती है, वहां की अशुभता जो है समाप्त हो जाती है गुरु की कृपा से, अमृत दृष्टि पड़ने के कारण। और इसमें भी जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं उसके अनुसार ही कुंडली बनती है। तो यहां पर देखिए, हम सबसे पहले इस भाव को देखते हैं। तो यहां पर 5वीं दृष्टि जो है धन भाव में गुरु की पड़ रही है।
धन भाव में वृश्चिक राशि में मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक। अपनी राशि को कोई खराब नहीं करता, तो मंगल भी यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके पश्चात गुरु की 5वीं दृष्टि भी पड़ गई। गुरु धन के कारक ग्रह हैं, ज्ञान बुद्धि के कारक ग्रह हैं, तो धन की वृद्धि होगी। मंगल भी सपोर्ट करेंगे और गुरु भी सपोर्ट करेंगे, तो धन की कमी नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये खजाना प्राप्त होगा, राष्ट्रीय जीवन होगा। पैसे हैं तो सब कुछ है। अब गुरु की 7वीं दृष्टि जो है, सीधे 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की है, गुरु की भी है, पर 5वीं और 9वीं अतिरिक्त दृष्टियां प्रदान है गुरु को। तो यहां पर ये मकर राशि है, लेकिन चौथा भाव केंद्र का भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। ये माता का भाव है। छोटे बच्चे जो KG1 KG2 में पढ़ते हैं उसका भाव है। प्रॉपर्टी डीलिंग का भाव है, बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। बहुत से लोग हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो भाई हैं, वो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करते हैं। प्लाट खरीदना, बेचना, बिल्डिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, फिर बेचना, फ्लैट्स बनाना, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वाहन खरीदना, मकान खरीदना, जमीन खरीदना। अब तुला राशि के जातक जिनकी इच्छा थी कि मुझे कार खरीदनी है, योग बन रहा है, ले सकते हैं। इसके बाद मकान बनाना चाहते थे, मकान भी बन सकता है। कोई प्लाट लेना चाहते थे, प्लाट भी ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई में उनका अच्छा कुछ रहेगा। तुला राशि के जातक जिनकी मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं था या मन से किसी प्रकार से अनबन हो गई थी, उसमें सुधार होगा। अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त हो गए। खासकर प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा परिणाम होगा। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है, ये गुरु अभी 10म भाव में जो गोचर कर रहे हैं उसका फल मैं बता रहा हूं। इसके बाद जब गुरु पीछे आ जाएंगे मिथुन राशि में, तो उसका फल बताऊंगा। तो गुरु की 9वीं दृष्टि जो है मीन राशि में पड़ रही है, 6ठे भाव में। अब 6ठा भाव जो होता है, ये रोग, शत्रु, कर्जा, नौकरी का भाव होता है। तो यहां पर जो लोग रोगी थे, जो तुला राशि के जातक थे, रोग से परेशान थे, उन्हें रोग से आराम मिलेगा। गुप्त शत्रु जो है, पीठ पीछे गड्ढा खोदते थे, वो शत्रु शांत होंगे। कर्जा यदि किसी प्रकार से लिया गया है, चाहे वो बैंक का कर्जा हो, चाहे साहू का कर्जा हो, चाहे मार्केट का कर्जा हो, या किसी नात रिश्तेदारी से दोस्ती यारी में कर्जा लिया गया हो, कर्ज समाप्त होगा। ये गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है। जो लोग कंपटीशन कर रहे थे, खेलकूद में भी कंपटीशन है, नौकरी देते हैं उसमें कंपटीशन है, जो हम परीक्षाएं देते हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए, उसमें कंपटीशन है। कंपटीशन तो सब जगह है। तो जो लोग कंपटीशन दे रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छा अवसर है, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। नौकरी के इच्छुक व्यक्ति जो है, उन्हें नौकरी प्राप्त होगी, अच्छे परिणाम होंगे। अब हम चलते हैं, गुरु वापस जब मिथुन राशि में जाएंगे भाग्येश में, तो मैं पहले ही बताया कि पीछे के भाव को बलि बना रहे हैं, पीछे के भाव को फल भी दे रहे हैं। तो यहां पर तो वही स्थिति रहेगी। मिथुन राशि के जातक भी प्रसन्न होंगे, उनका भी भाग्य चमकेगा। तुला राशि का तो चमकेगा। यहां पर भी भाग्य अच्छा साथ देगा। अब ये देखिए, यहां पर जब गुरु आ जाएंगे, तो गुरु की 5वीं दृष्टि लगन में पड़ेगी, तुला राशि में। और जब तुला राशि में पड़ेगी, तो ये लग्न का भाव जो है, ये लग्न जो होता है व्यक्ति का शरीर है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, ये पूरी कुंडली की आत्मा हम कहें तो ये लग्न है। लग्न जो है, लग्नेश जो है, पूरी कुंडली का स्वामी होता है, मालिक होता है। तो जब यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी,
तो तुला राशि के जो जातक है, किसी प्रकार की चिंता थी समाप्त होगी, मानसिक तनाव कम होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बहुत सी चीजें हैं। तो जब मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ हो जाता है तो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, सफलता प्राप्त कर लेता है वो। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब 4 दिसंबर को गुरु यहां पहुंच जाएंगे तो उनकी दृष्टि बदल जाएगी, एक घर पीछे आ जाएंगे। अब गुरु की 7वीं दृष्टि जो है तीसरे भाव में पड़ेगी। तीसरा भाव जो है 3, 6, 8, 12 ये भाव जो है अशुभ माने जाते हैं। तीसरा भाव इसलिए अशुभ माना जाता है कि ये पराक्रम का भाव है, परिश्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। तो यहां पर जितने भी जातक, तुला राशि के जो जातक है मेहनत कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो पीछे किए गए मेहनत का फल जो है अप्राप्त होगा, क्योंकि धनु राशि जो है गुरु की ही राशि है। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता, पर यहां साथ साथ में अनेक प्रकार की मन में इच्छाएं भी जागृत होंगी कि मुझे गाड़ी लेना है, मुझे प्लाट लेना है, मुझे घर बनाना है, इच्छाएं भी जागृत होंगी। ये गुरु करवाएंगे और पूर्ण भी होगा। महत्वपूर्ण बात है कि पूर्ण भी होगा गुरु की कृपा से। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि है ये 5म भाव में। अब इस भाव को समझना बहुत ही आवश्यक है। जिन जातकों का जन्म तुला लग्न में हुआ है उनके लिए भी, उससे भी इस गोचर को देख सकते हैं, या जिनकी चंद्र राशि तुला है वो भी देख सकते हैं, या नाम राशि से तुला राशि आ रही है वो भी देख सकते हैं। तो ये 5म भाव जो है जीवन को बदलने वाला भाव है। ये विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, जुआ, लॉटरी, प्रेम संबंध, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, या जहां भी हम धन इन्वेस्ट करते हैं आर्थिक लाभ के लिए, कुछ लाभ क्वार्टरली होते हैं, कुछ हाफ ईयरली होते हैं, कुछ ईयरली होते हैं, कुछ और लंबे समय के लिए होते हैं, जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो भाव। फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी के कलाकार, संगीतकार, गीतकार, लेखक, प्रेम संबंध, इन सब भावों का कारक भाव जो है ये 5म भाव है। अब 5म भाव में जब 4 दिसंबर को गुरु यहां पर आ जाएंगे मिथुन राशि में, भाग्य के भाव में, तो यहां पर 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण ये भाव भी अमृत तुल्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। 5 दिसंबर दूर नहीं है, 4 दिसंबर, बस 22-24 दिन मान लीजिए। तो ये स्थिति यहां पर बन रही है। अब आते हैं, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जिस भी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जो ग्रह गोचर में चल रहा है, वो देखता तो अपनी ही कुंडली है, दूसरे की तो नहीं देखता। वो ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार तो बहुत अच्छा है, चंद्र कुंडली के अनुसार भी बहुत अच्छा है, पर फल नहीं मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि ग्रह जो किसी न किसी भाव में तो बैठा होगा। 9 के 9 ग्रह हैं, 2, 3, 4 ग्रह एक साथ भी बैठ सकते हैं, ये 2 ग्रह बैठ सकते हैं, ये सिंगल अकेले भी रह सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है या गोचर में हमको देखना है, तो हम कैसे पता करें? लोग यहीं पर रुक जाते हैं। मुझसे लोग कहते हैं गुरुजी कुंडली में तो ऐसा है, लक्ष्मी योग बना है, गजकेसरी योग बना है, मालव्य योग बना है, बहुत से योग बनते हैं, पर उसका परिणाम नहीं, 0। उस अनिष्टता को भी हटाया जा सकता है, पूजा पाठ के माध्यम से उसे भी हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है।
और समय का थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और कुछ दिन के बाद वो सफलता हमें सामने दिखने लगती है, हमारे सभी कार्य जो है पूर्ण होने लगते हैं। तो फिर जब हम किसी ग्रह को देखते हैं तो हम कहां जाते हैं? अष्टक वर्ग सारणी में। अष्टक वर्ग कोई नई चीज नहीं है कि किसी ने अभी साल 6 महीना पहले बना के दे दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अष्टक वर्ग कुंडली के साथ ही बनती है। अष्टक वर्ग में रवि, सोम, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह, ये 7 ग्रह आपस में बिंदु प्रदान करते हैं। कुछ जगह बिंदु कहा जाता है, कुछ जगह रेखाएं कहते हैं। इसे हम पॉइंट्स भी कह सकते हैं, हिंदी में अंक कह सकते हैं, गिनती कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, समझ लें बस। यहां पर मैं बिंदु की बात करूंगा कि किस भाव में कितने बिंदु हैं। जैसे यहां पर चंद्र राशि पर आधारित ये पूरा विश्लेषण है, उसी प्रकार मैं कुछ आपको संकेत दे रहा हूं, क्योंकि अष्टक वर्ग सारणी भी बहुत बड़ा अध्याय है। अष्टक वर्ग बोले या सर्वाष्टक वर्ग बोले, एक ही बात है। अब यहां पर हम गुरु की ही बात कर लेते हैं कि किसी की कुंडली में किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उसे देखना है तो क्या करेंगे? चलिए हम गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु यहां पर जो गोचर कर रहे हैं वो कितने बिंदु पर है? यहां देखिए 28 लिखा हुआ है। ये 337 बिंदु टोटल होते हैं, जिसमें 1 से लेकर के 24 तक अशुभ। 24 के नीचे हम जितना जाएंगे, 22, 18, 17, जितना नीचे जाएंगे उस भाव से संबंधित फल जो हैं हमको समस्याएं प्रदान करेंगे। 24 से 28 बिंदु के अगर बीच में है तो यह सामान्य स्थिति हो जाती है कि जैसे पीछे था वैसे अभी है, वैसे आगे होगा। तो ग्रह को भाव का बल प्राप्त होता है, भाव बल बोलते हैं इसको। और 28 से ऊपर अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, जितना ऊपर जाएगा उतने अच्छी बात है। पर उसके लिए थोड़ा गणित लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा समय अच्छा होगा जो अनुकूल होगा, और उसके पहले हमें क्या करना चाहिए वो कर लेते हैं। अब यहां पर ये देखिए कि जैसे मैंने यहां 28 बताया, 28 प्लस। अब किस किस भाव में 28 प्लस होना चाहिए? तो सबसे पहले तो लग्न भाव है, यहां जितना ज्यादा होगा उतने अच्छा होगा। यहां मान लीजिए 38 है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा व्यक्ति यहां पर कोई ग्रह आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भाव का जब बल प्राप्त हो जाता है किसी ग्रह को और 38 बिंदु मिल गया तो मानसिक रूप से वो आदमी बहुत अच्छा होगा और पूरी कुंडली कंट्रोल हो जाती है। 28 प्लस तो चाहिए चाहिए। मैं तो एक आपसे बातें करने के लिए मैं बताया। तो इसमें प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में अच्छे अंक होना चाहिए, सप्तम भाव में अच्छे अंक होना चाहिए, दसम भाव में अच्छे अंक होना चाहिए, एकादश भाव में अच्छे अंक होना चाहिए, नवम भाव में अच्छे अंक होना चाहिए। 28 प्लस ऊपर जितना चला जाए, 30, 32, 35, 38 जो भी चला जाए, लेकिन जन्म कुंडली में भी, चंद्र कुंडली में भी, अष्टक वर्ग सारणी में भी 6, 8 और 12 ये 3 भाव जो होते हैं अशुभ होते हैं, ये सभी को पता है। यहां पर बिंदु कम होने चाहिए। कम इसलिए होना चाहिए कि भाव का बल अगर कमजोर होगा तो उस भाव का जो फल है वो भी कमजोर हो जाएगा। जैसे छठा भाव, एक उदाहरण ले लेते हैं कि छठा भाव जो है रोग, शत्रु, कर्जा, नौकरी का भाव है। इसकी बात मैं अभी किया हूं थोड़ी देर पहले। तो अगर यहां पर बिंदु ज्यादा हो जाते हैं तो वो व्यक्ति रोग से भी परेशान होगा, शत्रुता भी झेलनी पड़ेगी, कर्जा भी उसके ऊपर रहेगा, पर नौकरी उसको मिल जाएगी। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहेगा
कि मैं रोगी रहूं, शत्रु भी बन जाए, कर्जा भी हो जाए, शायद कोई नहीं होगा। इसलिए इस भाव में कम बिंदु होना चाहिए, 24 से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये 24 के आसपास रहे, 22, 23 या 25, बस इतना ही रहे। 28 प्लस यहाँ नहीं होना चाहिए। यही स्थिति अष्टम भाव में होती, यहाँ पर भी ऐसे 22-24 होना चाहिए। और ये व्यय भाव है, यहाँ मैं 21 लिखा हूँ, ये व्यय भाव है, यहाँ भी कम होना चाहिए। और क्यों कम होना चाहिए ये भी बताता हूँ कि भाग्येश जो होता है इसमें हमको बिंदु 28 प्लस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और 9वें भाव से ज़्यादा बिंदु हमको 10वें भाव में चाहिए, जो हमारा कर्म क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर 30 लिखा हूँ, यहाँ 34, 30, 34। और कर्म भाव से ज़्यादा बिंदु हमको एकादश भाव में चाहिए कि हम जो नौकरी कर रहे हैं या धंधा कर रहे हैं या हमारे जो स्रोत हैं, आय के जो स्रोत हैं, वो संतोषप्रद रहे। यहां कम बिंदु और वहां ज्यादा बिंदु होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कम बिंदु अगर 10वें भाव से कम बिंदु अगर एकादश भाव में होते हैं तो हम जितना काम करते हैं या जितना इन्वेस्टमेंट करके कोई धंधा करते हैं आय बढ़ाने के लिए, तो यहां पर बाधा हो जाती है, आय कम होगी। पर 10वें भाव से ज्यादा एकादश भाव में बिंदु मिल जाने से यहां पर 34 है तो यहां पर 35 लिखा हुआ हूं। हर कुंडली की अलग अलग अंक आएंगे, एक सा नहीं होगा। तो ये अच्छी स्थिति बन गई। लेकिन 35 से यहां कम होना चाहिए द्वादश भाव में, क्योंकि ये खर्च को दिखाता है। तो यहां जितना हम कमाएं, अगर यहां पर ज्यादा बिंदु आएंगे 28 प्लस या ऊपर निकल गया तो हमारा आय बराबर हो जाएगा। अगर 35 से कम है तो थोड़ा बहुत बचेगा नहीं, आय बराबर हो जाएगा, उठपटांग खर्चा होगा। यहीं पर अगर यहां पर 38 बिंदु अच्छे हैं और यहां पर कम बिंदु हैं तो वो आदमी कर्जदार नहीं होता, रोगी नहीं होता। यहीं पर 6, 8, 12 में अगर 28 बिंदु से ज्यादा बिंदु प्राप्त होते हैं तो जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। 5वें भाव में अगर 28 से ज्यादा बिंदु हो जाते हैं तो ये प्रेम संबंध को दिखाता है, राजनीति को दिखाता है। तो यहां पर प्रेम संबंध बढ़ जाता है। यहां पर 28 से ज्यादा होगा तो मैं पहले बताया कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, आदमी गिरता पड़ता रहता है। यह संक्षेप में मैंने आपको बताया कि पूरी कुंडली का जो विश्लेषण किया जाता है, जब तक ये 4-5 कुंडली हम नहीं देखते तब तक हम नहीं जान पाते। इसके पश्चात जन्म से लेकर के 20 वर्ष तक, 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, 40 से लेकर के 60 वर्ष तक और 60 से 80 तक या उससे ज़्यादा हमारी जीवन शैली कैसी रही, हम जीवन में धन कितना कमाएंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, धन कितना होगा, परिवार से बनेगा नहीं बनेगा, भाई बहनों से बनेगा नहीं बनेगा, हमारा अपना मकान होगा नहीं होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी नहीं होगी, संतान से हमको सुख प्राप्त होगा नहीं होगा, रोग शत्रु कर्जे की स्थिति क्या होगी, हम कर्म क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, हमारा कर्म कैसा होगा। बहुत से प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपके इन 5 कुंडली में छिपा हुआ है। और जब उसका अध्ययन किया जाता है तो सब कुछ निकल करके सामने आ जाता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। समस्या तो के लिए ही तो हमारी आपकी बात हो रही है। आपकी समस्या कुंडली ही बताएगी और मैं आपको बताऊंगा। इसके पश्चात भी यदि कोई शेष रह जाता है तो मैं स्वयं आपसे पूछता हूं कि और कोई प्रश्न आपका शेष हो तो बताइए। मित्रों, यह विश्लेषण आपको कैसा लगा ये तो आप ही बताएंगे, पर एक अपेक्षा आपसे
हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका पैसा इसमें खर्च नहीं होता। बहुत से वीडियो मोबाइल में रहते हैं जिन्हें लोग बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। जो भद्दे वीडियो रहते हैं उन्हें लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करके रखते हैं कुछ क्षणिक समय के आनंद के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल के बटन को सेलेक्ट कर लीजिए, इतनी हेल्प तो आप मेरी कर सकते हैं। आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, मंत्र जाप अनुष्ठान कराना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश, कि बहुत से हमारे भारतीय विदेश में है, उनका जन्म तो यहाँ हुआ बच्चों का और वो वहाँ बड़े हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इसलिए देश और प्रदेश का डालना जरूरी हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ कैलाशपति आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान करें। और तुला राशि के जो जातक हैं इनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नमः शिवाय।